टू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव के बारे में क्या बताया गया था? जी इफेक्टिव ऊपर के लिए, जी प्लस ए नीचे के लिए, और ऊपर नीचे अगर नहीं जा रहा स्टेशनरी है तो डायरेक्टली ए जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों केस से दे देगा। अगर ए की वैल्यू जीरो रख दोगे तो कितना है? जी इफेक्टिव वैल्यू जी आ जाएगी। और उसके अलावा इस स्पेशल केस में यहाँ पे अगर ए इक्वल टू जी से फ्री फॉल कर रहा है, ए इक्वल टू जी से क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट तुम्हारा? फ्री फॉल कर रहा है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारा? इस केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू बताएंगे जीरो। जी इफेक्टिव जीरो तो नॉर्मल की रीडिंग या टेंशन की रीडिंग क्या आ जाएगी हमारी? तो इस केस को क्या नाम से पुकारते हैं? स्पेशल वेटलेसनेस का केस। लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रीली वेटलेसनेस। वेटलेसनेस जी इफेक्टिव क्या रहा है? जीरो आ रहा है। वेट क्या दिखाएगा? वेट जीरो दिखाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस का केस। हाँ, अरे जी इफेक्टिव जीरो का तो लिफ्ट जो है ना फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब लिफ्ट का जो चेन होता है ना वो ब्रेकआउट कर गया। तो कैसे करेगा? लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगा। तो वहाँ पे जो बेइंग मशीन लगा वो क्या रीडिंग दिखाएगा हमारा? तो तुम्हारी रीडिंग को क्या दिखाएगा? जीरो तभी दिखाएगा वो। वेटलेसनेस का केस बोलते हैं इसे। लैंडमार्क केस है, 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। रिवर्स में यूज करोगे, जब भी एन की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या बोलेंगे आप? लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग का केस है। जब नॉर्मल की वैल्यू जब भी जीरो हो जाएगी तो उस केस को क्या मानेंगे हम लोग? तो लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड। वो कौन? सेटेलाइट भी ऐसे ही कहते हैं। तुम्हें पता होगा सेटेलाइट में जी इफेक्टिव कितना लेते हैं हम लोग? सेटेलाइट में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितना लेते हैं? जीरो। तो सेटेलाइट को भी क्या अज्यूम करोगे? फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के जैसा अज्यूम करेंगे। कैसा अज्यूम करेंगे आप? फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। इस केस में नॉर्मल जीरो है तो क्या होगा हमारा? जी का कोई रोल नहीं आ रहा है। तो सारे पोजीशंस क्या होंगे हमारे? इक्वली कंफर्टेबल होंगे। सारे पोजीशंस क्या होंगे हमारे? इक्वली कंफर्टेबल होंगे। एयर में तुम हैंग कर सकते हो, एयर में हैंग कर जाओगे। वेटलेसनेस का केस। तो अब जो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है लिफ्ट के अंदर था। और लिफ्ट के अंदर कहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट? लिफ्ट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। लिफ्ट के अंदर यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे आप? तो लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन पे रख दूंगा। लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट है हमारा। तो देखेंगे इसके बारे में काफ़ी तो डिटेल में हमने देख रखा है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है? याद होगा लोगों को? ये हाइट एच मान लिया और लिफ्ट को ऊपर से नीचे आने में, ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में तो डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक आने में एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एच बाई साइन थीटा। तो ऊपर से नीचे आने का टाइम 2h बाई जी का रूट। एंड साथ में क्या था हमारा? ऊपर से नीचे आने का टाइम 2h बाई जी का रूट 1/sin साइन थीटा। लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो उन हर एक केस में तो ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने का जो टाइम लगेगा, ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल टू 2h बाई जी का रूट एंड 1/sin साइन थीटा। 2h बाई जी का रूट एंड 1/sin साइन थीटा। क्लियर है? कौन से केस में इतना टाइम होगा? या तो लिफ्ट स्टेशनरी हो या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही हो। तो इन हर एक केस में ऊपर से नीचे ब्लॉक को आने का टाइम जो होगा तो इतना ही होगा। ये इस केस में जब ये हाइट दिया रहेगा, अगर लिफ्ट का बेस लेंथ दिया हुआ, ये हाइट नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ अगर? तो लिफ्ट का बेस लेंथ दिया हुआ, अगर हाइट दिया हो तो ऐसा लिखोगे, अगर बेस लेंथ दिया हुआ, अगर ये लेंथ दिया हुआ, हाइट नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो उस केस में टाइम जो है तो डब्ल्यू 2L बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा। जो पहले वाला टाइम था इन टर्म्स ऑफ एच था और ये वाला टाइम किसका टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ तो इंक्लाइन प्लेन का
और लिफ्ट का बेस लेंथ का टर्म्स में इतना ही फ़र्क है। वहाँ पे एच था, यहाँ पे क्या हमारा चेंज कर सकते हो। अगर एच दिया हो तो एच और एल में रिलेशन यूज करके तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या वहाँ से इसमें आ सकते हो। आइदर वे में ज़रूरत हो सकती है। तब हम लोग जान चुके हैं कि अगर जी है, लिफ्ट स्टेशनरी है, तो ऐसा काम होगा अगर ऊपर नीचे जा रहा तो इसके लिए क्या अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे, जी इफेक्टिव यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बेसिक रिलेशन यूज कर लिया 2h/g। अगर हमारा सिस्टम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या है, एसिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं हम? जी इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या यूटिलाइज कर सकते हैं आप? जी इफेक्टिव यूटिलाइज कर देंगे, आपको तो वही आंसर दे देगा 12/g इफेक्टिव साइन थीटा कॉस थीटा। जी इफेक्टिव डाल दें आप। ऊपर जाने के लिए जी इफेक्टिव कितना होता है? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये लिफ्ट के लिए बोला जाता कि अगर ये लिफ्ट जो है तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को होगा, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो टाइम के लिए क्या फिलअप कर लोगे? 12/g इफेक्टिव जी प्लस ए साइन थीटा। जी प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा। जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी प्लस ए हो जाएगी। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव को कितना डाल दोगे? जी माइनस ए। लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव को जी माइनस ए डाल दोगे और करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लोगे। अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, अब दोनों का टाइम का रेशियो ले लोगे तुम। एक बार लिफ्ट नीचे जा रही है, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है। एक बार लिफ्ट नीचे जा रही है, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है। टाइम की वैल्यू दोनों के लिए टाइम लिखा दिएगा, दोनों का रेशियो ले सकते हो आप। ऊपर जाने का टाइम का रेशियो और नीचे जाने के लिए टाइम पता हो गया, दोनों का रेशियो ले लेंगे कितना आ जाएगा? कौन से केस में ज़्यादा टाइम लग रहा है? नीचे जाने में टाइम क्या लग रहा है? तो ज़्यादा लग रहा है। दोनों का रेशियो दिया रहेगा तो करस्पॉन्डिंग जो है अप एंड डाउन का रेशियो दिया रहेगा, तो ए की वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस होते हैं। लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यही टाइम का रेशियो आएगा या कुछ और आएगा? तो सवाल में तो ये रेशियो में भी दिया हो सकता है और ये रेशियो गिवन हो सकते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत हो सकती है। स्टेशनरी में ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए टाइम लिखा दिया गया, किसी एक टाइम की वैल्यू दे करके ए की वैल्यू निकाला जा सकता है, या दो का रेशियो दे करके ए की वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। और स्पेशल केस में इसको कौन और एनालाइज कर सकता है? इसके बारे में और कौन बता सकता है? इसमें एक केस बनता है ए इक्वल टू जब जी हो जाए। अगर ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जी के बराबर हो गई। लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उस केस में ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर से नीचे आने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? मतलब नीचे नहीं पहुंच पाएगा, नीचे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। समझ आ गई बात? नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे देखो, ये जो है ना कि ये भी गिर रहा है, और जो सपोज है कि जिस पे रखा हुआ दोनों ही गिर रहे हैं। ये ऐसे दोनों एक गिर रहे हैं ऊपर, ये दोनों ही साथ साथ गिर रहे हैं, तो ऐसे गिरते रहेंगे, नीचे नहीं आएगा। इंक्लाइन प्लेन पे ये नहीं आएगा, दोनों ही कहाँ गिरता रहेगा? वर्टिकल में गिरता रहेगा। ये जो है ना सपोज करें ऐसे देख लीजिए, इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ये क्या हमारा ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दोगे, और ये जो ये हमारा क्या है, रिमोट जो है, रिमोट अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो ये भी जी से नीचे गिर रही होगी, और ब्लॉक भी क्या कर रहा होगा? तो जो हमारा ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन पे डाउन स्लाइड नहीं करेगा। हाँ, उसका कंपोनेंट जो जी का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, जी माइनस ए साइन थीटा होगा। जी ए की वैल्यू 0 है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? उधर 0 हो जाएगा।
नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। देख लें जिनको दिक्कत आ रही है तो ऐसा बोलेंगे डाउन द प्लेन के लिए, डाउन द प्लेन के लिए अगर जो है दोनों फ्रीली फॉल कर रहे हैं। रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते, रिवर्स क्या क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि लिफ्ट के बॉटम तक ब्लॉक नहीं आ रही है तो क्या सिचुएशन है इसका मतलब, तो मतलब लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग कर रही है। ये देख लेंगे जिनको दिक्कत आ रही है तो ऐसा सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन ऐसा बन रहा है। ये ब्लॉक जो है तो रखा हुआ है, ये थीटा है। अगर ये फ्रीली फॉल कर रही है लिफ्ट हमारी, क्या कर रही है देख लोगे, ये की वैल्यू अगर जी के बराबर हो, ए बी डी बना दे रहा हूँ, क्या लग रहा होगा नीचे एम जी, और क्या लग रहा होगा सूडो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा एम जी नीचे और सूडो ऊपर। ए की वैल्यू अगर जी मान लो, ए की वैल्यू अगर जी मान लो तो क्या होगा, ये नीचे एम जी ऊपर भी, तो नेट फोर्स कितना होगा, ये समझ नहीं आई बात। तो इसका कोई कंपोनेंट आएगा क्या प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल उसको नीचे कौन लाता था, जी साइन थीटा, तो जी इफेक्टिव भी जीरो है तो आएगा क्या, नहीं आएगा। जी इफेक्टिव ही क्या हमारा जीरो, तो ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे उसको क्या एक्सप्रेस करते हैं, उसको तो फिजिकल एनालिसिस करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट भी नीचे जा रही है, ब्लॉक भी नीचे आ रही है। इधर जो है डाउन द प्लेन उसको लाने वाला जो है तो उसकी वैल्यू जीरो है तो उसको कोई नहीं लाएगा। इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ से यहाँ तक उसको तो सिस्टम खींच के नहीं ले जा पाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया। तो लिफ्ट के अंदर वाले सारे केस आपको तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा लोगों ने, लिफ्ट के अंदर वाले केस आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी जो अगर बाय द वे ए होता तो क्या कर लेते तुम, अगर ए की वैल्यू होती तो यहाँ पे ए लगा देते, सूडो फोर्स ऊपर हो जाता, नीचे एम जी ऊपर, इफेक्टिव क्या होगा नीचे डाउनवर्ड, इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स कितना लिखोगे एम जी माइनस ए, तो एम जी माइनस ए का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, समझ आ गया होगा। बोल रहा हूँ कि अगर ए से होता तो उसके लिए स्केच कर दे रहा हूँ। तो ए के लिए तो रिजल्टेंट फोर्स इतना एम इंटू जी माइनस ए ले लिया, तो उसका कंपोनेंट इधर जो है एम इंटू जी माइनस ए साइन थीटा, और इधर कितना एम इंटू जी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये उसमें हाँ बेटा, तो उसमें तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है ना। चलो इससे भी हो जाएगा। देखो अब इतना दिख गया तुम्हें, एम इंटू जी माइनस ए कॉस थीटा। तुम ये बोलोगे कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, एम इंटू जी माइनस ए कॉस थीटा। इस केस में नॉर्मल इतना मिल रहा ना, और ए की वैल्यू जी रख दो तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या तो यहाँ से एक्सप्लेन कर लिया या वहाँ से क्लियर कट दिख रहा था। क्या बोलना चाहते हो, सही बोलोगे। हाँ जी, नीचे की तरफ वेट दिखाया था, ऊपर की तरफ क्या दिखाया था, सूडो फोर्स दिखाया था। बोलो, ये ऐसा हो गया, नॉर्मल ऐसा लगेगा, ये एम जी हो गया, एम जी हो गया। हाँ तो ये ना ख़त्म ही हो गया, तो कोई बच्चा क्या कंपाउंड लेने लायक। अरे इन्हीं का कंपाउंड लेते ना, तो ये नलीफाई करके ओवरऑल फोर्स है ही नहीं है, तो नॉर्मल का कोई वैल्यू है यहाँ पे नहीं आएगा। ऑलरेडी नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से जीरो हो जाएगी। ये जो है तो ये और ये नलीफाई कर गया, तो बेसिकली सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे तो इतना ही फोर्स लग रहा। एम जी और एम जी कैंसिल होकर हो गया। तीन ही फोर्स थे ना हमारे, एक तो वेट था वर्टिकल डाउनवर्ड, एक सूडो था, एक नॉर्मल था। इसमें नॉर्मल और एम जी को तो रियल फोर्स बोलोगे, और ऊपर वाला जो एम जी था उसको क्या बोलोगे, तो वर्चुअल फोर्स, सूडो फोर्स, नॉन रियल फोर्स। तो जो
ऊपर वाला एम जी और नीचे वाला एम जी नलीफाई करेगा तो एन की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में? अब इतना ही बचा हुआ। जब फ्रीली फॉल कर रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो इसको कोई प्रोवाइड करने वाला है क्या? नॉर्मल की किसी को वैल्यू इक्वेट करेंगे क्या? नॉर्मल की वैल्यू को 0 के बराबर है यहाँ पे। देयर इज नो अदर फोर्स। यहाँ पे कोई है क्या? अरे तो कांटेक्ट नहीं है, नहीं, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर एन है और नीचे कितना है, नहीं है। तो एन की वैल्यू कितना इक्वेट करेंगे? 0 इक्वेट करेंगे। चलें, लिफ्ट का केस आपने देख लिया। लिफ्ट में ऊपर से नीचे आने का केस होता तो आप ऐसे सोल्व कर लेंगे। इसमें जो है तो बता ही दिया कि वेटलेसनेस का केस को यहाँ भी या पहले वाले में भी तो यूज करते हैं। रिमेनिंग जो है तो जस्ट यहाँ वाला जो केस होगा, इसमें अगर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक रखे हुए हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, M1 M2 M3 M1 M2 M2 ऐसा करना। M1 M2 पे कितना फोर्स लगाएगा या M2 M3 पे कितना लगाएगा, तो क्या करेंगे? M इंटू यहाँ पे कितना लिख लोगे? M3 एंड M2 के बीच का फोर्स M3 जी, M1 एंड M2 के बीच है तो M2 प्लस M3 जी, और यहाँ पे M1 एंड ग्राउंड के बीच में, M1 एंड फ्लोर के बीच में M1 प्लस M2 प्लस, ये नॉर्मल की वैल्यू या मशीन की रीडिंग ऐसे निकाल लोगे। अब जो है तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहे होते तो क्या कर लोगे तुम? लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो जी इफेक्टिव से डाल देंगे। लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो क्या कर देंगे आप? जी इफेक्टिव से डाल देंगे। जी इफेक्टिव को जी प्लस ए लिख देंगे। ऊपर के लिए जी प्लस ए और नीचे के लिए और नहीं जाने होने के लिए जी, फ्री फॉल के लिए 0, फ्री फॉल के लिए। वर्टिकल में कभी भी कोई एक्सप्रेशन जी वाला पढ़ते हैं और जी वर्टिकल में किस तरह का एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसको जी इफेक्टिव से रिप्लेस करके काम कर सकते हैं। जी इफेक्टिव से रिप्लेस करके काम कर सकते हैं। रेडी हैं सब लोग? नॉर्मल निकाल लिया था ना, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल निकाल लिया। अगर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव को कितना डाल दोगे सब में? जी प्लस ए। यहाँ पे जी इफेक्टिव इस केस में तो जो सामने दिख रहा है जी प्लस ए लिख करके तो सारे रिपीट कर लोगे सिचुएशन। अगर लिफ्ट नीचे जा रही थी तो जी माइनस ए, जी इफेक्टिव की वैल्यू किससे रिप्लेस कर लेते हैं? समझ आ गई बात? तो देख लेंगे तो जी इफेक्टिव का रोल ऐसे भी कर लें आप। अर्लियर हमने ऐसा केस करा था कल, ये इस पर तो काफ़ी चर्चा हुई थी, पूरी एक क्लास इसी पे हमने चर्चा करा था। याद आ गया कुछ? पुली और 2 ब्लॉक लेफ्ट राइट में लटके हुए हैं। M2 एंड M1 याद होगा लोगों को? कितना एक्सेलरेशन आया था? M2G माइनस M1G बाई M2 प्लस M1। M1 एंड M2 यहाँ पे टेंशन कितना आया था? 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2, और यहाँ पे टेंशन कितना था हमारा? 4M1 M2G बाई M1 प्लस M2। क्लियर है ये? देखोगे अब ये याद हो चुका है हर एक लोगों को। अब यहाँ पे ऐसे बोल दे, बॉक्स में है ये लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट ऊपर से जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। या तो फिर से तुम क्या करो, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, सूडो फोर्स लगा के सारे इक्वेशन फिर से निकालो। या दूसरा तरीका क्या हमारा, जो M1 M2 जो मोशन करेगा उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो पहले ऐसे लिखते M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी लिख देते। अब क्या कर देंगे आप? तो जी इफेक्टिव लिख देंगे, जी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे। अगर सोल्व करोगे फिर से तो आंसर उतना ही आएगा, और उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। M1 M2 को कनेक्ट करने वाले सिस्टम में टेंशन पहले कितना हुआ करता था? 2M1 M2 जी होता था। अब क्या कर देंगे? जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। और सीलिंग में टेंशन तो डेट भी 4M1 M2 जी बाई M1 प्लस M2। ये अब कर देंगे जी को जी इफेक्टिव। यहाँ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे डायग्राम हमने पढ़ा था। तो पहले कहाँ से लटका हुआ था ये सिस्टम? सीलिंग से
अब किस में रखा हुआ है ये? लिफ्ट में। तो लिफ्ट अगर स्टेशनरी होगा तो वही आंसर होंगे जो पहले होता था, लेकिन लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो किससे जहाँ भी एक्सप्रेशन में जी आ रहा था उसको किससे रिप्लेस करके काम करेंगे? जी इफेक्टिव से रिप्लेस करके तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आगे मूव करोगे, इसमें जल्दी से एक वैल्यू फिलअप कर लें आप। ये हर एक किताब में सवाल दिया हुआ और काफ़ी लोग, तो ये टी की वैल्यू निकालनी है। M1 M2 को कनेक्ट करने वाली सिस्टम है, तो M1 M2 को कनेक्ट करने वाली M1 M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। यहाँ पे M1 M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। M1 M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लें आप। समझ आ गया होगा लोगों को? फार्मूला क्या था? 2 टाइम्स M1 M2 G प्लस है, G प्लस। समझ नहीं आएगा लोगों को तो 4M1 M2 G बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा। ये हर एक किताब में सवाल दिए हुए। काफ़ी लोग अभी तक हमसे पूछे हैं लोग कि क्लास में जो है तो बताया था 4M1 M2 G बाई M1 प्लस M2, कहाँ का बताया था तुमने? सीलिंग का। लेकिन जो है M1 M2 में कितना आंसर दिया हुआ? M1 M2 को कनेक्टर वाली स्ट्रिंग में है तो केस अलग है। अरे हमने सीलिंग में वो अलग केस था, स्टेशनरी वाले केस में था वो। समझ नहीं आया कुछ? बोल रहा हूँ कि लोग यही कंप्लेन लेके आते हैं कि तुमने M1 M2 में क्या आंसर लिखवाया है? 2M1 M2 G बाई M1 प्लस M2, जबकि M1 M2 में क्या आंसर दिया हुआ? तो ये केस अलग है। ये कौन सा केस है? जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन G से ऊपर जा रहा है तो अकॉर्डिंगली ऐसे G प्लस ए करके आंसर निकाल लेंगे आप। G प्लस ए करके आंसर निकाल लेंगे। तो मैं एक डायग्राम उठाया है, बाकी ऐसे जितने भी डायग्राम थे सभी सिस्टम को अगर एसोलेट कर देगा तो किससे रिप्लेस करके काम कर लेंगे आप? तो जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस करके काम कर लेंगे वर्टिकल के लिए। तो डैट भी तो जी इफेक्टिव यूज करना है। एक एस्पेक्ट यहाँ पे देख लिया, अदर एस्पेक्ट देखे तब हम सूडो फोर्स का दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे। एक बहुत ही फेमस है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखना। ट्रायंगुलर बेज है। ट्रायंगुलर बेज कहाँ पे रखा हुआ? 2 तरह के ट्रायंगुलर बेज होते हैं। 2 तरह का पॉसिबिलिटी है ट्रायंगुलर बेज की। एक पॉसिबिलिटी है ट्रायंगुलर बेज पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और क्या फिक्स है और क्या? ट्रायंगुलर बेज फिक्स है। ट्रायंगुलर बेज, ये ट्रायंगुलर बेज ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। समझ आई बात नहीं है? ये जो पार्क वाला एग्जांपल लिया था आपको, जो पहले हमने एग्जांपल दिया था उसमें क्या था हमारा? ट्रायंगुलर बेज पार्क में लगा रहता ना, परमानेंट रहता या तुम घर ले जाते उसको? परमानेंट रहता हुआ। तो एक तो वो था जहाँ पे क्या क्या याद हो चुका है इसके बारे में। तो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा, नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू याद हो चुका है। टाइम ऊपर से नीचे ये सब अलग निकाल लिया तुमने, तो इसकी एनालिसिस किया जा चुका है। एन की वैल्यू mg कॉस थीटा। अब दूसरा केस करने जा रहे हैं जहाँ पे क्या होगा हमारा? अब जो है तो दूसरा केस में जो है, अब जो है तो ट्रायंगुलर बेज स्टेशनरी नहीं है, इसको तुम घर ले जा सकते हो। इसको घर ले जा सकते हो मतलब क्या है? मूवेबल है। क्या कंडीशन क्या है? तुम्हें बोला जा रहा है कि जो मान लो कि ये जो पार्क में तुम हो, ये एम मास का तुम हो और ये कैपिटल एम मास का क्या है हमारा? ट्रायंगुलर बेज है। तो सवाल ये बोला जाए कि दोनों क्या हैं? स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या हमारा स्टेशनरी है? ऐसा हो सकता है क्या? स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी यहाँ पे नहीं हो सकता। ये क्या बोला गया? ये ट्रायंगुलर बेज परमानेंट है यहाँ पे। अब ब्लॉक को ऊपर रख दिया तो डेफिनेटली ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है ये। तो यहाँ पे स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रहेगा, जबकि ये केस में आए तो इस केस में क्या हमारा? कैपिटल एम मूवेबल है, तो कैपिटल एम मूवेबल रहेगा, और ये कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम क्या रहेगा? मूवेबल नहीं रहेगा, अस्टेशनरी रहेगा। तो ये अलग केस हो गया। तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को क्या रखना हमें? अस्टेशनरी रखना है। कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को क्या रखना हमें? इसके लिए हमें जो मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है, तो क्या डेवलप करना पड़ता है? इस सिस्टम पे आगे की तरफ क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? इस सिस्टम को आगे की तरफ क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो इस सिस्टम में क्या डेवलप हो जाएगा?
ए सोल्यूशन डेवलप होगा, ये सोल्यूशन डेवलप होगा तो करस्पॉन्डिंग जो है ये सिस्टम एस्केलेट करेगा आगे की तरफ। तुम इसी सिस्टम में बैठे हुए हो, तुम क्या लगता तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे? तो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, पीछे की तरफ क्या एक्सपीरियंस करोगे। और सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट जो है, ये सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसके mg sin थीटा को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। तो ये सिस्टम क्या करेगा? स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में वहाँ क्या कर जाएगा? स्टेशनरी रह जाएगा। तो उसी कंडीशन को स्टडी करने जा रहे हैं। बोला गया कि कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम रखोगे, तो वैसे तो कैपिटल एम अगर फिक्स है तो स्मॉल एम वहाँ पे स्टेशनरी नहीं रह सकता, लेकिन हमें कसम खाइएगा स्मॉल एम को स्टेशनरी रखूँगा, स्मॉल एम को वहाँ पे क्या रखूँगा? स्टेशनरी रखूँगा। समझिए बात नहीं? स्मॉल एम को स्टेशनरी रखूँगा, तो उसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। स्मॉल एम को स्टेशनरी रखने के लिए या तो क्या कर दें, यहाँ स्ट्रिंग ऐसे लटका दें, यहाँ से बांध दे कि तुम मत हिलो, लेकिन वो सब अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो दूसरा एक मैकेनिज्म होता है, क्या करें हम लोग? इस सिस्टम को, इंटायर सिस्टम को क्या कर दें? आगे एसिलेट कर दें। ये नीचे जाता ही क्यों था? mg sin थीटा कारण नीचे जाता ही क्यों था? अगर स्ट्रिंग से बांधोगे तो mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा, टेंशन तो रह जाएगा वहाँ पे। लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस सिस्टम को आगे की तरफ एसिलेट कर देंगे, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? ऐसा लगेगा। उसका ये कंपोनेंट जो इधर आएगा, इसका सूडो फोर्स का ये कंपोनेंट जो है, इसको mg sin थीटा क्या कर लेगा? बैलेंस कर देगा। तो क्या रहेगा वहाँ पे? स्टैंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? वह स्टैंड कर जाएगा। समझ में आएगी बात नहीं है? तुम घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तुम जाओगे घर पे, मोर का पंख देखा आपने? उससे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा? अभी तक करा? कुछ नहीं करा। मोर का पंख कुछ एक्सपेरिमेंट करा? आज तक नहीं करा। देखा है? नहीं देखा? देखा है ना? चलिए ऊपर सुनेंगे। मोर का पंख को अपने पेट पे रखोगे ऐसे यहाँ पे, तो क्या करेगा? वो गिर जाएगा। अब चाहते हो कि ना गिरे वो पंख है, तो तुम क्या करोगे? आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, रख करके क्या करो? तो देखोगे नहीं गिरेगा वो। क्यों नहीं गिरेगा? तुम दौड़ोगे आगे की तरफ, तो उस पर क्या लगेगा? जिसके कारण उसको नॉर्मल मिल जाएगा। जब तुम नहीं दौड़ोगे, नॉर्मल नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा वो? जबकि तुम दौड़ोगे आगे की तरफ। समझ नहीं आई है? ये तो गली मोहल्ले में लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते, बच्चा भी करता रहता कि कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और खड़ा रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा। लेकिन बच्चा क्या करना शुरू कर दिया? दौड़ना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगा? वहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। समझ नहीं आई बात? ये कॉमन से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो यही बोला गया कि ये क्या करना शुरू कर दिया? आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, ये आगे की तरफ। तो सूडो फोर्स के कारण ये क्या करेगा? यहाँ चिपका हुआ रहेगा। सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसके mg sin थीटा क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा। समझ आ गया लोगों को? तो वही केस करने जा रहे हैं नाम से इसको। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक पे, तो क्वेश्चन बैंक 5 से 6 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 2 साल में, या मतलब ऑलमोस्ट हर एक साल किसी न किसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को देते हैं। इसमें जो फंडा इन्वॉल्व है, तो किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन रहते हैं। देख लेंगे, बहुत जगहों पे आएगा। इस फंडे को जो तो देख ली, 2 स्मॉल एम और कैपिटल एम पहली बार आपके सामने आया है। स्मॉलर एम एंड इस फंडे को नाम दे देते हैं। ये इसको नाम दिया मुन्नी, और ये क्या नाम दे दिया? तो मुन्ना से चिपका रहे। मुन्ना से चिपका हुआ कंडीशन पढ़ रहे हैं। समझ आ गया लोगों को? ऐसा नाम देने से बस यही मीनिंग है हमारा कि आपको आगे मैं जब सिचुएशन बोलूँ कि मुन्ना मुन्नी कॉन्सेप्ट में बताया था हमने, तो आपको कुछ रिमाइंडर आ जाए। अदरवाइज स्मॉल एम कैपिटल एम में जब भी बोलता हूँ तो लोग बोलते कहाँ कुछ बताया था तुमने, ये पहली बार ही लाया है, ये थीटा नाम दे दिया। तो कुछ ऐसे सुना होगा ना कि ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन ऐसा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऐसा नाम? ताकि याद होता है आदमी को, लॉन्ग टर्म में वो याद रखा जा सके। समझ आ गई बात? स्मॉल एम एंड कैपिटल एम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारें पीछे से या आगे से? पुल करें, आगे से पुल करें या पीछे से धक्का मारें, इफेक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कशन कर लेंगे। तो ऊपर देखेंगे लोग, जल्दी से एक
तो कंडीशन ये सोल्व कर दे रहा हूँ। ये बताया कि इसके हर एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ चुका प्रीवियस ईयर में। तो देख लो अभी एफबीडी बना दे रहा हूँ। ऊपर देगा स्मॉल एम क्या है हमारा, स्मॉल एम का एफबीडी खींचने जा रहा हूँ, स्मॉल एम का एफबीडी खींचने जा रहा हूँ, स्मॉल एम का एफबीडी खींचने जा रहा हूँ। स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ऊपर देगा दिखा रहा हूँ, ये वेट क्या है हमारा, डाउनवर्ड सूडो फोर्स की तरह है। ये लैंडमार्क कॉन्सेप्ट बता दिया कि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, बार बार इस्तेमाल होगा। प्रीवियस ईयर में हर एक साल ऑलमोस्ट इस फंडे पे सवाल है और ये हर एक चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चैप्टर में इस फंडे की ज़रूरत पड़ेगी। मुन्ना मुन्नी याद रखोगे, मैं बार बार बोलूँगा। इसके बाद जो भी क्लास आएगा, आज की क्लास के बाद जितनी भी क्लास होंगे हर एक बार ये फंडा रिपीट होगा ही होगा। तुम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तब भी रिपीट होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो भी रिपीट होगा, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब भी रिपीट होगा, या पानी पढ़ोगे लिक्विड पढ़ोगे वहाँ भी रिपीट होगा। समझ आ गई बात। जब पानी पढ़ोगे तो क्या रहेगा वहाँ पे, पानी में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो गिलास रहेगा। जैसे तुमने देखा ना कि अगर इस सिस्टम को आगे दौड़ा देंगे तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, तो ये बैलेंस रह जाएगा और बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन से आगे जाओगे। इधर का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा तो ये क्या, इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की हो जाएगी, ऊपर जाने की हो जाएगी। कहाँ जाने की हो जाएगी, ये एग्जाम्पल ग्लास वाला में मिलता है। ग्लास में वाटर भरा हुआ और ग्लास में वाटर भरा हुआ और उस गिलास को लेकर दौड़ जाओगे तो पानी किधर जाता है, समझ नहीं आई बात। यही केस लगता है वहाँ भी। जब गिलास को लेकर के दौड़ोगे या बाल्टी को लेकर के दौड़ोगे तो पानी का लेवल किधर चढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन को उल्टे डायरेक्शन में पानी क्या कर जाएगा, ज़्यादा चढ़ जाएगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। समझ नहीं ये बात है। तो एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ या नहीं, समझ आ गई बात। या दूसरा क्या बताओगे, ये रूम में गैस भरा हुआ, इस रूम में क्या भरा हुआ, गैस भरा हुआ और ये कंटेनर में गैस भरा हुआ। कंटेनर को लेके आगे जाओगे तो जो गैस मोलिक्यूल सबसे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। तो पीछे का प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अरे गैस पीछे जाएगा तो क्या हो गया हमारा, पीछे में क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। क्या हो गया हमारा, समझ नहीं है बात। एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन है तो सूडो फोर्स लगेगा। यहाँ पे सूडो फोर्स के नाम से जान रहे हैं, आगे चल के प्रेशर के नाम से भी जानेंगे। तो ये फंडा को देख लोगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और ये सूडो फोर्स एम ए, ये तीन फोर्सेस आपको दिख गया। स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। डायग्राम दिखा दें, दो तरीके से सोल्व करूंगा, दोनों तरीका आगे जरूरत पड़ेगा। मैं तीन फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स रियल हैं कितने वर्चुअल हैं, एम जी एंड एन रियल फोर्स है और एम ए कैसा है, वर्चुअल फोर्स है। क्लियर है ये। बाकी देख लो एक इक्वेशन अभी जो है, तो एक तो इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल एम स्टेशनरी मतलब क्या हमारा इक्विलिब्रियम में। तो एक तो इक्वेशन ऐसे तो लिख सकते वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर में बताता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताता है, उन तीनों फोर्सेस का सम जीरो। तो ये एन प्लस इनका वेक्टर सम जीरो हो गया। एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, सूडो फोर्स एम ए लग रहा है नॉर्मल, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लग रहा है। इनका जो है तो रिजल्टेंट कितना होगा, स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में एसिलेट नहीं कर रहा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेट कर रहा है, बट स्मॉल एम में कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में एसिलेट नहीं कर रहा। ऐसे ही केस पढ़ रहे हैं। तो एन एम जी एंड एम ए का लेके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा हमने वेक्टर में ही करा था। अब देखोगे हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है, ए की वैल्यू कितनी होगी तो थीटा के टर्म्स में निकालना होता है। ऊपर देख लेगा। तो दो तरीका सोल्व करने का, इसको सोल्व करने का दो तरीका है। या तो हम लोग क्या करें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सोल्व करें। वर्टिकल एंड, तो पहले यही दिखा रहा हूँ कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। तो जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यूज करोगे तो वर्टिकल में जो फोर्स रहेंगे
या हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स रहेंगे उसको एज इट इज रहने दोगे। ये वर्टिकल में फोर्स है और ये, तो इसको ऐसे ही रहने दे दिया। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो फोर्स नहीं है उसको कंपोनेंट में फोड़ देंगे। तो ये वाला फोर्स जो है वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में है? वर्टिकल में भी नहीं है और हॉरिजॉन्टल में भी नहीं है, तो इसको किस में तोड़ देंगे आप? कंपोनेंट में तोड़ देंगे। देख लोगे, कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ये वाला एंगल कितना दिख रहा है? ये एंगल थीटा, तो ये वाला कितना हो गया हमारा? 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया हमारा? ये थीटा हो गया। ये कितना हो गया? थीटा हो गया। तो ये थीटा डाल देंगे, ये थीटा डाल देंगे। आप नहीं आया समझ में? देख लेंगे, फिर से देख लेंगे। ये एंगल कितना? इंक्लाइन प्लेन थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो इसके सामने वाला भी। तो अब एन का कंपोनेंट बताओगे। ऊपर एन कॉस थीटा और इधर एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा बता दिया तुम्हें कि ये फंडा, बड़ा फंडा, हर एक चैप्टर में एक बार जरूरत पड़ेगी। हर एक चैप्टर में सर्कुलर मोशन हो, न्यूटन हो, फ्रिक्शन हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम करके बताएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से क्या लिखूं? एन साइन थीटा इक्वल टू, वेरी गुड। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम से तो लिख लें उसे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन केवल यहाँ से कितना निकाल लोगे? एन केवल एम जी बाई कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा। दूसरा जो है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। या ए इक्वल टू जी tan थीटा। दोनों ना थीटा एंड ए दिया रहेगा। स्मॉल एम मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो किससे इंडिपेंडेंट है? मास से इंडिपेंडेंट है। ए इक्वल टू जी tan थीटा फिर से लैंडमार्क रिजल्ट है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला की तरह यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी या जी इक्वल टू, तो ए बाई tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी या ए इक्वल टू जी tan थीटा, आइदर वे में यूज कर लेंगे। ए इक्वल टू जी tan थीटा। क्या कंडीशन पढ़ रहे थे? कंडीशन यही पढ़ रहे थे कि स्मॉल एम क्या होना चाहिए? कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। स्मॉल एम क्या होना चाहिए? कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। तो क्या क्या पता हो गया बताओगे तुम? अब मान लिया कि स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। क्या क्या पता हो चुका तुम्हें? दोनों के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा है? एम जी बाई कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा?
स्मॉल एम कैपिटल एम को कितना से पुश कर रहा है, एम जी सेक थीटा से या एम जी बाई कॉस थीटा से पुश कर रहा है। एक ये पता होगा, दूसरा क्या है, सिस्टम को कितना एसलेट करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा देना पड़ेगा। कितना से एसलेट करना पड़ेगा, तो एसलेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, तो कितना फोर्स से किक मारना पड़ रहा है, ये फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, एफ की वैल्यू पूछे जाते हैं। तो फोर्स कैसे निकाल रहे, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि उतना एक्सेलरेशन मिल जाए। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लोगे। मास इज एम प्लस एम और ए इज जी टेन थीटा। तो इतना फोर्स का धक्का मारोगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो सिस्टम है उस पर इतना फोर्स का धक्का मारोगे, इतना फोर्स का क्या मारेंगे आप, धक्का मारेंगे। तो स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। जो फोर्स की वैल्यू पूछी जाएगा तो इतना टिक आउट करेंगे। टोटल मास को किससे गुना कर देंगे, एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे। अपन में और नॉर्मल की वैल्यू एक और यहाँ से निकाल सकते हो। नॉर्मल की वैल्यू इन दोनों क्वेश्चन से स्क्वायरिंग एडिंग करके निकाल लें। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग से नॉर्मल की वैल्यू निकाल लें आप। स्क्वायरिंग एडिंग से कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, और राइट हैंड साइड में एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तुम। एन की वैल्यू एम ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, या एन की वैल्यू एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नॉर्मल की वैल्यू एम टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पांच इक्वेशन बता दिए, कौन समराइज कर सकते हैं इस फोटो को। स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। इस डायग्राम को समराइज कर लें। अब इस फंडे को दूसरे डायग्राम्स में यूटिलाइज करने जा रहे हैं। पांच इन्फॉर्मेशन बताया, देखते हैं कौन नोटिस कर पाया। हाँ बताएंगे, चुप रहेंगे बाकी लोग, इनको बोलने देंगे। हाँ, जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन जी टेन थीटा आएगा। एक चलें, एक तो एक नोटिस कर लिया। जी टेन नॉर्मल का स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखना है तो उसके लिए सेट करना पड़ेगा। एक वैल्यू कितना देना पड़ता है, जी टेन थीटा। और नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा उसे चिपका के रखने के लिए तो दो तरीका, दो वैल्यूज हैं इनके, एम जी बाय cos थीटा या mg sec थीटा। और एक वैल्यू निकाला अभी भी। अगर mg एन की वैल्यू दो तरीके से लिख दिया गया था। स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा तो उसके लिए नॉर्मल के दो वैल्यूज, एक की वैल्यू इतना निकाल लिया। और इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स की जरूरत हो होगी तो टोटल मास इंटू एनीथिंग एल्स। और वो जो यस, टेन थीटा का वैल्यू ए बाई जी ऊपर से आ जाएगा। ए इक्वल जी टेन थीटा बोलेंगे, टेन थीटा का वैल्यू ए बाई जी बोलेंगे, एक ही बात है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो भूल गए तुम। वो तीनों का वेक्टर समेशन जीरो होगा। तीनों का वेक्टर समेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जो इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया गया तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यूज किया। वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम यूज करने के लिए क्या करा, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स था रहने दे दिया गया, और उसके अलावा जो कोई फोर्स था तो वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में तोड़ दिया और बैलेंसिंग यूज कर लिया। उसे दो इक्वेशन आया था, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल टू, याद रह जाएगा। ये लेके सारे पैरामीटर्स को सामने डाल दिया गया। अब इनको अप्लाई करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन होगा। इसी चैप्टर में मिनिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे इस फार्मूले का एप्लीकेशन होगा। ये क्वेश्चन ये खुद तो मिलेगा, ये बता दें कि ये क्वेश्चन खुद तो मिलेगा ही, और बाकी अलग अदर जगहों पे लैंग्वेज अलग होगा बट फार्मूला और फंडा यही लगेगा। तो रेडी हो जाए, आप इनका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि ये बोला कि स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो बता दें स्मॉल एम की वैल्यू और कैपिटल एम की वैल्यू दिया हुआ। एक वैल्यू आप बता दें, जल्दी बताएगा, 4 किलो और 2 किलो। स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या मारा है, स्टेशनरी है, 4 किलो 2 किलो।
ये बोला कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं, थीटा की वैल्यू, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या मारा है, ए की वैल्यू बताना जल्दी बता देगा। स्मॉल एम में जो 2 किलो 4 किलो के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, 2 किलो 4 किलो के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी रखने के लिए ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो डेट मीन जी टेन थीटा, ए इक्वल टू कितना, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा जी टेन 30 कितना डाल देंगे, g/√3, खत्म हो गया। अब समझ में आ गया होगा, हमने थीटा दिया तो ए निकल जाएगा, या ए दिया होता तो क्या निकल जाता हमारा, तो थीटा निकल जाता है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन निकल जाता। तो डेट बना, एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप कि फिर से स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या मारा, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, ऊपर देगा, ये थीटा नहीं दिया हुआ, ये 2 किलो 4 किलो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से इंडिपेंडेंट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये थीटा नहीं दिया हुआ, ऊपर देगा लोग। ये लिखा रहा था क्वेश्चंस में, क्या लिखा रहा था, इंक्लाइन प्लेन के बारे में लिख रहा था, किसके बारे में लिख रहा था, इंक्लाइन प्लेन में लिखा रहा था कि 1 in x लिख रहा था, क्या लिखा होता, 1 in x, 1 in x, 1 in x। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 2 किलो का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ, 4 किलो के इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ। इंक्लाइन प्लेन का जो डायमेंशन है, इंक्लाइन प्लेन का डायमेंशन है, क्या लिखा हुआ उसमें, 1 in x है, क्या है 1 in, तो 1 in x का मतलब ये होता है, 1 in x का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/x होती है, 1 in x ये 1 होता है, और ये क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन। समझ नहीं आई बात, 1 in x का मतलब ये होता है, ये ज्योमेट्री का लैंग्वेज है, ज्योमेट्री का थ्योरम है कि 1 in x का मतलब क्या होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस x है, उसको क्या बोलते हैं, 1 in x। कहीं जाते हो ना, पार्टी में गए, तुम बोलते हो क्या, जो तुम्हें कोई सूप दिया तो इसको बोलते हैं कि 1:1 करके लाओ, वो समझ जाता नहीं है, क्या समझ जाता, कोड वर्ड है ना कि 1:1 का मतलब क्या कर दो, आधा आधा करो, हाँ, या तुम बोलोगे 2:1 करके लाओ इसको, तो करके लाता है ना, या पी जाता वो लाता है फिर वापस, जो तुम ऑर्डर देते हो। तो ऐसे 1 in x का मतलब न्यूटन ने क्या बताया, साइन थीटा की वैल्यू 1/x है, या 1 क्या है परपेंडिकुलर, और x क्या हमारा हाइपोटेनस। tan थीटा कितना निकल जाएगा यहाँ पे, tan थीटा कितना निकल जाएगा, 1 - x², ये x² - 1, x² - 1, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, अरे यही थीटा यही थीटा यही थीटा, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी चाहिए, जी से गुना कर लो इससे। एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा तुम्हें, 1 in x, यहाँ भी मिलेगा, आगे भी किसी का चैप्टर मिल जाएगा। 1 in x का नोटेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ए इक्वल टू जी tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू ऐसे निकाल कर रख दोगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थीटा 30 रहता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, ऐसे दिए रहेंगे तो ऐसे ज्योमेट्री का यूज करके आओगे। समझ आ गई बात, आगे देखोगे। ए इक्वल टू जी tan थीटा, 1 मोर एप्लीकेशन, ए इक्वल टू जी tan थीटा बताया था कि पीछे से धक्का मारो या आगे से पुल करो, इफेक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। सवाल क्या होता है फिर से, स्मॉल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है, यही फंडे को पढ़ रहे हैं। स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। ये क्या बोलेगा इसके बारे में, ये बोलेगा क्या, ये डायग्राम को ऐसा नाम दे दिया, ऊपर देखता रहेगा। ये डायग्राम बोला क्या है, ये डायग्राम बोला BMW है। ये डायग्राम क्या है, BMW के अंदर क्या है, तुम्हारी सीट होती है ना, सीट क्या है तुम्हारा, इंक्लाइन प्लेन है। या इंक्लाइन नहीं है तो काफ़ी बार तुम क्या करते हो, इंक्लाइन बना देते हो उसको, और इंक्लाइन प्लेन में बना दिया, सीट को क्या बना दिया, अब तुम चढ़ के यहाँ पे बैठ जाते हो। और चिकना होता तो क्या होता हो, तुम नीचे आ जाते हो। तो तुम ड्राइवर को बोलते हो कि तुम इतना एक्सेलरेशन से चलाओ ताकि मैं यहाँ पे क्या करें, वहाँ पे रेस्ट करें, यहाँ पे इस पोजीशन में जाकर रेस्ट का आनंद लें। तो कितना एक्सेलरेशन से ड्राइवर चलाएगा, समझ नहीं है बात। ये बोला है कार के अंदर इंक्लाइन प्लेन पे एक मास को रखा गया, तो कार का कितना एक्सेलरेशन होगा ताकि मास जो है
इंक्लाइन प्लेन पे, रेस्ट का आनंद ले। मास m जो है इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट का, या फिर मुन्नी जो है इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट का आनंद ले। मुन्ना नहीं है, मुन्नी जो है सीट पे ही आनंद ले रही है। समझ आ गया वो लोगों को? कैसी भी लैंग्वेज देखो पकड़ दोगे ना तुम। मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि लैंग्वेज तुम्हें पकड़ा जा रहा नहीं रहा, फंडा तो वही लगना। तो आनंद लेने के लिए कितना हो गया हमारा, एक बार फिर से आंसर कितना होगा, जी tan थीटा ए इक्वल टू, समझ आई बात नहीं? BMW कितना फोर्स लगा रहा है, एफ की वैल्यू m प्लस m इंटू जी tan थीटा कर दोगे। BMW का सवाल रहेगा तो जी tan थीटा। तो वन मोर, BMW का जब बनाई दिया तो एक और डायग्राम देख लें आप। आंसर फिर से कितना आने वाला है, जी tan थीटा ही आने वाला है। आंसर जी tan थीटा ही आने वाला है। रेडी हैं सब लोग? आंसर फिर से वही आने वाला, ऊपर देगा BMW है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं BMW क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, वो कार लिखा रहेगा। तो इंडिया में ज़्यादा कार चलता है, पता होगा तुम्हें। BMW कुछ लोगों के पास आता है, अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ध्यान से देखोगे, कोई भी कार हो तो सवाल क्या होता है इसकी, इस पर ही। अब जो है तो ब्लॉक जो है मुन्नी कहाँ पे है, हवा में है। मुन्नी कहाँ पे है, हवा में। अब बोला जाता है कि मुन्नी को इक्विलिब्रियम में ही लाना है, तो बोलेगा कि BMW कितना से एक्सेलरेशन करें, या BMW का एक्सेलरेशन ए है, BMW का एक्सेलरेशन है, तो मुन्नी वर्टिकल से कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मुन्नी वर्टिकल से कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये समझ में आता है कि जब कार एक्सीलरेट करेगा तो मुन्नी यहाँ पे रहेगी, या इधर जाएगी, या इधर जाएगी, पीछे जाएगी। तो पीछे कितने एंगल पे जाके तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन एस चल रहा है तो कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी मुन्नी। समझ नहीं आई बात? तो tan थीटा इक्वल टू फिर से ए बाई जी आएगा, या ए इक्वल टू जी tan थीटा आएगा। मुन्नी कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यह हर एक आदमी के कार में एक आगे देखोगे कि स्ट्रिंग से एक मुन्नी को लटकाए रखता है, कार में लटकाए रखते हैं ना आप। और जब तुम्हारी कार चलती है तो क्या होता है, मुन्नी पीछे जो है किसी एंगल पे जा करके इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसी एक्सेलरेशन पे किसी एंगल पे जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज करोगे तो एंगल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। समझ आ गया वो लोगों को? जब सिस्टम को एक्सेलरेट करते हैं तो मुन्नी तुम्हारी तरफ आती है, कार डेफिनेटली आगे जाएगा, मुन्नी तुम्हारी तरफ आएगी, तो कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ गया, तो अगेन tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी आएगा। मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू जी tan थीटा का एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। जैसे r tan थीटा इक्वल टू 4h कुछ प्रूव किया था हमने, और उसके बारे में तो काफ़ी एप्लीकेशन उसके क्वेश्चंस में हुए थे। तो वैसे ये लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, या ए इक्वल टू जी tan थीटा। किसी को डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो फिर से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम फिर से होगा। सूडो फोर्स कौन सा, कौन बताएगा? ये सूडो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये सूडो फोर्स, ये mg और ये t। मुन्नी का इक्विलिब्रियम के लिए t प्लस ma प्लस mg का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम लोगे तो ये एंगल कितना हमारा, थीटा है ना, ये भी थीटा जाएगा। टी का कौन सा कॉम्पोनेंट ऊपर, टी का टी कॉस थीटा, और ये तो डेट विल टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब उसमें जो था यूजुअली ये BMW वाले केस में तो ए की वैल्यू जी tan थीटा फिर से आगे, टेंशन की वैल्यू पूछे जाएंगे, टेंशन की वैल्यू वैसे निकाल लोगे। कितना आ जाएगा टेंशन की वैल्यू, mg बाई कॉस थीटा, या टी की वैल्यू mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। दो इक्वेशन वही बनेंगे। फिर से हॉरिजॉन्टल में कौन बताएगा, क्या लिखूँ हॉरिजॉन्टल में, टी साइन थीटा इक्वल टू ma, टी साइन थीटा इक्वल टू। अब वर्टिकल में क्या लिखूँ,
टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड कर दो दोनों को, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी हो गया, ए टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू ए बाई जी, टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा, एंड टी की वैल्यू वन मोर वैल्यू m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। यस सर। डायग्राम वही है, सब कुछ वही है, लैंग्वेज चेंज कर गया। पेंडुलम हवा में है, फिर से तो मुन्नी नहीं खोजो, पेंडुलम लिखा रहा था। कार के अंदर क्या करिए, पेंडुलम लटका हुआ, पेंडुलम जो है तो कितने एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, कार ए एक्सेलरेशन से चल रहा, तो tan थीटा की वैल्यू ए बाई जी, ए इज इक्वल टू जी tan थीटा यूज होना। ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ, कौन बताएगा कैसे दोनों एक ही चीज़ है? ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ, फ़र्क ये है कि ये थीटा के टर्म्स में और ये किसके टर्म्स में। अगर ऊपर से ए की वैल्यू जी tan थीटा यहाँ रख दो, यहाँ पे कितना रख दें, तो इसी में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा निकल के आ जाएगा। समझ नहीं ये बात, तो वही चीज़ लिखा हुआ, बट अगर ए के टर्म्स में आंसर दिया हो तो ये टिक आउट करेंगे। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों के पास फ़र्क क्या है कि ऊपर वाला थीटा के टर्म्स में, नीचे वाला किसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में चेंज करने का तो तरीका दिखा दिया कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। तो आगे मूव करेंगे, ए इक्वल टू जी tan थीटा। वन मोर एग्जाम्पल देख लेंगे, पहले तो आप बताएंगे ये भी क्वेश्चन हर एक किताब में दिया हुआ है, और एप्लीकेशन किसका, तो ए इक्वल टू जी tan थीटा का एप्लीकेशन है। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहना है, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखना, स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड एम डैश, ये कंडीशन वही है। फिर से क्या कंडीशन है, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, बट कैपिटल एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। कंडीशन एम डैश की वैल्यू निकालनी है, देख लेगा, एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम इज स्टेशनरी, स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एम डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, देखोगे स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा, ये तभी हो सकता है जब कैपिटल एम कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, कैपिटल एम जी tan थीटा से चल रहा होगा, कैपिटल में का एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ आ गई बात। और जो ये सिचुएशन दिया हुआ, कैपिटल स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चिपका हुआ है, तो इस सिस्टम को एक्सेलरेट कौन कर रहा होगा, एम डैश जी, एम डैश जी के कारण ये सिस्टम एक्सेलरेट रहेगा। तो एक बार एक्सेलरेशन एम डैश जी से निकाल लें, एम डैश जी से ए की वैल्यू कितनी आएगी, एम डैश जी बाई एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश। और हम जानते हैं कि स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो कितना ए की वैल्यू होनी चाहिए, ये दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देंगे, डेट विल गिव यू आंसर।
एम डैश की वैल्यू निकालनी थी, स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, इसके लिए एम डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, उसके लिए एक वैल्यू कितनी होती है हमारी? जी tan थीटा होती है। और ऑलरेडी ये सिचुएशन में तो इंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना है सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला? एम डैश जी है। टोटल मास कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश। यहाँ से एम डैश की वैल्यू सोल्व आउट करके निकाल लेंगे। ये इक्वेशन ये मेन था, अब कैलकुलेशन आगे का। एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम डैश की वैल्यू। तो एम डैश लेफ्ट साइड में tan थीटा ले आओगे, एम डैश निकालना है। एम डैश cot थीटा, कॉमन आउट कर लेंगे। एम डैश को यहाँ से निकाल लोगे, एम डैश वैल्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई cot थीटा माइनस 1। स्मॉल एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, इंटायर सिस्टम चल रहा है, तो एम डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एम डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एम डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो फर्दर वन मोर आइडेंटिफाई कर लोगे। सूडो फोर्स का एप्लीकेशन देख रहे थे, नेक्स्ट एप्लीकेशन में तो मूव करेंगे सूडो फोर्स का नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये क्या हमारे पास तो एक बड़ा सा ब्लॉक है ऑलरेडी, फिर से तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है। अब जो है तो हम लोग क्या सूडो फोर्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ये क्या है? M2 और M1 है। दो पॉसिबिलिटी में देख लोगे कि हमने तो ऑलरेडी कल भी दिखाया था ऐसा डायग्राम। एक पॉसिबिलिटी में क्या हमारा कैपिटल एम ग्राउंड से फिक्स किया हुआ, कैपिटल एम ग्राउंड से क्या हमारा, तो चलेगा कौन? अरे चलेगा, ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स किया हुआ है, ये क्या हमारा फिक्स किया हुआ, ये मूवेबल नहीं है। तो मूवेबल कौन होगा? स्मूथ सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये नीचे जाएगा और वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे M2 और M1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में? M2 और M1 का एक्सेलरेशन तो एक ही वैल्यू M2G बाई, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। कैपिटल एम ग्राउंड से फिक्स किया हुआ है, कैपिटल एम ग्राउंड से फिक्स किया हुआ, तो बच्चा क्या? तो पुल M2 और M1, M2 भारी है तो M2 डाउन जाएगा और M1 आगे जाएगा। नेट फोर्स M2G लगेगा, टोटल मास M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, M1 M2 दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। अब दूसरा केस पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा यहाँ पे? अब जो है तो ये ग्राउंड से तो फ्री है, कैपिटल एम ग्राउंड पे चलने के लिए क्या है हमारा? फ्री है, मूवेबल है। अब उल्टा कंडीशन पड़ रहा है। अभी कौन चल रहा था? M1 M2 चल रहा था। अब क्या करना? उल्टा करना, M1 M2 को स्टेशनरी रखना है। अब M1 M2 को क्या रखना है? स्टेशनरी रखना है। M1 M2 को क्या करना है हमें? स्टेशनरी रखना है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस सिस्टम पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई? उसको स्टेशनरी रखना है। उसको कौन ले जा रहा था? M1 को आगे कौन ले जा रहा था? M1 को M2G का वेट ले जा रहा था। M1 को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। जितना आगे वेट लग रहा है उतना क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। हम क्या करेंगे? इंटायर सिस्टम को एक्सीलरेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा? सूडो फोर्स। अगर सूडो फोर्स इसके M2G को बैलेंस कर लिया तो सिस्टम क्या रह जाएगा? M1 M2 स्टेशनरी रह जाएगा। M1 M2 क्या रह जाएगा? तो यही फंडा लगाना है कि कितना फोर्स मारा जाए सिस्टम पे, कितना फोर्स धक्का लगाया जाए
हाँ जी, कितना धक्का मारा जाए, तो ये बोले कितना फोर्स लगाया जाए। मान लिया फोर्स एफ लगाया गया, एफ लगाएगा तो कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो गया, ए क्या हो गया, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लग जाएगा पीछे, M1 ए। अगर इसके वेट को बैलेंस कर लिया M2G को, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। M2G अगर M1 ए के बराबर हो गया, M2G अगर M1 ए के बराबर हो गया, M2G अगर M1 ए के बराबर हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, M2G बाई M1। ए की वैल्यू निकल गया। क्या कौन सा कंडीशन पढ़ रहे हैं, M1 जो है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, M1 कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। सूडो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कहाँ पे बैठ के सोल्व कर रहे हो, कैपिटल एम पे बैठ के सोल्व कर रहे हैं। कैपिटल एम पे बैठ के सोल्व करेंगे, आसान पड़ेगा। एफ की वैल्यू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, कैपिटल एम प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए कर लोगे, ए की वैल्यू ऊपर से नीचे पेस्ट कर दोगे। ए की वैल्यू कितना पेस्ट कर दें, M2G बाई M1, M2G बाई M1। हाँ जी, सूडो फोर्स M1 ए जो लग रहा है उसको M2G को बैलेंस कर लिया तो M1 मूव नहीं करेगा, तो ए की वैल्यू वहाँ से निकालने कितना एक्सीलरेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तुमने पीछे से जो किक मारा वो फोर्स की वैल्यू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लेंगे। टोटल मास कैपिटल एम प्लस M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे। डैट विल द अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से अप्लाई फोर्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो नेक्स्ट केस लिख लें जल्दी से, कोई इन्फॉर्मेशन लिखे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज MA। मैकेनिकल एडवांटेज डिफाइन क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज MA को डिफाइन करते हैं लोड अपॉन इफर्ट, लोड एंड इफर्ट। एडवांटेज का मतलब क्या है, एडवांटेज तभी मानोगे जब बड़ा होगा, 1 से बड़ी होगी तभी तो, मतलब लोड ज़्यादा हो, इफर्ट क्या हमारा कम हो। लोड ज़्यादा होल्ड करने के लिए इफर्ट कम लगा रहे हो, इफोर्ट कम लगा रहे हो, और लोड क्या टंगा हुआ ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, तो इस वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। लोड एंड इफर्ट रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं डिफिनीसन, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एडवांटेज का मतलब या तो क्रिटिकल वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1। समझ आई बात नहीं है। बाय द वे MA की वैल्यू 2 दिया हुआ, MA 2 दिया मतलब क्या हो गया, MA 2 है, MA 2 है मतलब क्या 2:1, मतलब 1 किलो और 1 न्यूटन इफर्ट लगा कर लोड कितना टांग लिया तुमने, 2। 1 न्यूटन इफर्ट लगाया और लोड कितना टांगा हुआ, 2 न्यूटन का, तो फायदा हुआ ना। तुम कम लगा रहे हो, तुम्हें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडवांटेज। क्या बोलते हैं, हमें किसी डायग्राम में तो ये डिफाइन कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम में डिफाइन होता है। ये डिफाइन कहाँ पे करते हैं सिस्टम में, इक्विलिब्रियम में डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम सिस्टम का जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो जो भी इक्विलिब्रियम का सिस्टम पढ़ा, कहीं भी मैकेनिकल एडवांटेज की जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली जो मोस्टली जो डायग्राम तुम्हें मिलते हैं कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, तो ये डायग्राम मिलते हैं। बाकी किसी भी इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम में पूछा जा सकता है। डिफिनीशन पता चल गया, मैकेनिकल एडवांटेज कब डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम में डिफाइन करते हैं। होता क्या है, लोड एंड इफर्ट का रेशियो,
लोड एंड इफर्ट का रेशियो ये मैन का मास अपना जो है, ये मैन किसको होल्ड कर रखा है? बॉक्स को। अरे बॉक्स के अंदर है ना, मैंने अपने आप को भी होल्ड कर रखा है और किसको होल्ड कर रखा है? बॉक्स को भी होल्ड कर रखा है। तो बोलते बॉक्स का मास इतना है कैपिटल एम, और मैन का मास इतना है स्मॉल एम। तो दो लाइक सिस्टम को क्या रख रखा है उसने? इक्विलिब्रियम में। मैन इक्विलिब्रियम में होल्ड कर रखा है। मैन बॉक्स को किस में होल्ड कर रखा है? इक्विलिब्रियम में होल्ड कर रखा है। मैन बॉक्स का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक तो एम ए निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे यहाँ पे क्या? मशीन। अगर यहाँ पे जो लिफ्ट का बेस है और जो बॉक्स का बेस है, बॉक्स का जो बेस है उसमें मशीन लगी हुई है, मशीन ग्रेडिंग भी निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। यहाँ पे मशीन ग्रेडिंग, मशीन ग्रेडिंग। और दूसरा जो है मैन जो है बॉक्स को इक्विलिब्रियम में होल्ड कर रखा है, तो इसके लिए मैन जो है कितना रोप पे फोर्स लगा रहा है? मैन किसको पकड़े हुए है? तो मैन रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है? मैन रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है? समझ आई बात नहीं? क्योंकि अगर रोप पे फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। अगर रोप को नहीं पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये मैन और बॉक्स दोनों क्या कर जाएगा? समझ आ गई बात? मैन अगर रोप को नहीं पकड़े होगा तो पूरा क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। हाँ जी, मैन जो रोप पे फोर्स लगाएगा तो रोप में एक ही फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? टेंशन। तो टेंशन निकालना। समझ आ गया आप लोगों को? तीन केस निकालना, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा मशीन ग्रेडिंग, तीसरा मैन जो है रोप पे जो फोर्स लगा रहा है वो निकालना। क्लियर? तो देखेंगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं सिस्टम को सोल्व करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम में है। इस इक्विलिब्रियम को किसने होल्ड कर रखा है? अगर ये देखोगे आप सीलिंग, अगर ये सीलिंग नहीं होता तो क्या होता पूरा सिस्टम? अरे वो सीलिंग नहीं होता तो गिर जाता ना। तो सीलिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है? ऊपर देगा, समझ लेगा। बताया कि क्लास में एक ही मतलब होता है कि जो भाषण दिया जा रहा है बस उसी को सुनने के लिए तो आपको होना चाहिए इंटरेस्ट। आपके पास कितना दिमाग है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो दिमाग है वो घर पे इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात नहीं आई? तो सीधी बात बोल रहे हैं कि आप जितना सुनेंगे आपको उतना ही आप स्मूथ होते जाएंगे। और जब तक आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि हमें बहुत आता है, हमारे नंबर 600 आए हैं, हमारा एडमिशन भी हो सकता है, तो कम जाएगा उसमें, वो रफनेस अंदर बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? एक SCR होता है ना, एक RER होता है, ऐसे नहीं सुना? तो क्या बढ़ेगा उस केस में? RER बढ़ेगा। और जो समझाया जा रहा है वो समझेंगे तो SCR बढ़ेगा। बस खत्म हुई बात। बाकी जिनके 600 नंबर आए हैं तो उनको मिल भी सकता हो, तो हर एक आदमी जानता है। लेकिन अब ऐसी मजबूरी उनको अभी भी समझा रहे हैं कि काफ़ी लोग अभी बैठे हुए इस बात को नहीं सुनेंगे, तो उनके साथ भी ऐसे होगा, अगली बार 600 आ जाएंगे उनको। और अगर सही से सुनते रहेंगे, जो बताया जा रहा है वो पढ़ते रहेंगे, तो उनके 700 आ जाएंगे। जब 700 आ जाते तो वो रिलैक्स रहता आदमी। क्या हो जाता है वो? ये पूरी यहाँ की बात नहीं होगी, आगे पूरी ज़िंदगी की बात होगी ये, कि अगर तुम्हें 600 नंबर आया तो अभी 2 महीने 3 महीने टेंशन में जाएंगे, और ये टेंशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। क्या होता है? आगे चलता रहे। कोई भी पूछेगा तुम कॉलेज में भी जाओ कितने नंबर आए? 600। तो ये कहाँ आ गया मेरे? तो मैं तो 700 नंबर वाला हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ है। समझ नहीं आई बात? तुम्हें पता नहीं है, एम्स में जाता हो तो उनका होता है कि जो 700 नंबर वाले हैं इस लाइन में बैठेंगे, और उसे अगर कुछ कम वाले का भी आ जाता ना वहाँ पे नंबर, तो बैठते नहीं है साथ में वो। तो ये यहाँ पे ही नहीं छोड़ता है पीछा। तो अच्छा ये होता है कि हम क्या करें, अच्छे से पढ़ें, जो समझाया जा रहा है पढ़ें, समझें। जब हमें एग्ज़ाम लिया जाता है हम उसमें नंबर लाएं।
और जो दूसरा है कि जब हमें घर पे क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन हम वहाँ पे जाके निकालें। ये काम करेंगे तो हमें अगली बार जो है 700 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी काम करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें 1.5 घंटे तक अपने तो जो बातें बोली जा रही है उसको सुने, समझें, उसको अप्लाई करें। अगर सही सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, अगली बार आपको 700 नंबर आ जाएगा। पूरी ज़िंदगी आप क्या रहेंगे? मस्त रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आनंद में रहेंगे। मेरा 700 नंबर आया, जैसे कि जिनके 700 नंबर अभी होंगे वो मस्त सो रहे होंगे ना, मस्त सो रहे होंगे। कहीं कोई अंडमान निकोबार में होगा, कोई गोवा में घूम रहा होगा मस्त। कोई जिनके पास और ज़्यादा बजट है तो कहाँ सिंगापुर निकल गए होंगे, स्विट्ज़रलैंड निकल गए होंगे। अपना अपना तो बजट के अनुसार से तो यहाँ पे नहीं होंगे वो। लेकिन पता ही है कि जिनके 500 नंबर से 90 से ऊपर हैं तो इंडिया में ही होंगे, रूम पे ही होंगे। उनका पड़ोसी भी पूछ रहा होगा तुम्हारा मिलेगा नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक 10 लोग पूछते होंगे, टेंशन तो ऐसे बन जाएगा उनको। समझ नहीं है बात। तो इन सभी से बचने का क्या उपाय है? बातों को सुने, समझें, अप्लाई करें और हम 700 के रेंज में जाएं। जिनके 600 नंबर है, 593 आए हैं, तो उनका यही चक्कर रहा है कि पहले उन बातों को समझे नहीं, ध्यान से नहीं समझे तो फंस गए। जो नहीं फंसे हो तो बचने की कोशिश करें। बताया कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से अच्छा रहता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर से सोल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कहाँ से टंगा हुआ, ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे पूरा का पूरा कैपिटल एम और स्मॉल एम कहाँ पे होल्ड है तो प्रेशर डाल रहा है। जो पूरा का पूरा कैपिटल एम और स्मॉल एम जो वेट लग रहा है, कहाँ लग रहा है? सीलिंग पे लग रहा है। तो यहाँ पे कितना टेंशन डेवलप हो गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। यहाँ पे कितना डेवलप हो गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। हम जानते हैं यहाँ पे जितना उसका आधा यहाँ पे होता है, तो उसका आधा यहाँ पे हो गया तो कितना आ गया? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2। तो यही जो यहाँ पे है वही क्या हमारा टेंशन है, वही मैन के द्वारा अप्लाइड फोर्स है। वही मैन के द्वारा क्या हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो ये करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा और किसी तरह कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी को सोल्व करने का फंडा होता है, वो फंडा हमें पता है। उसके अलावा कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन का टेस्टिंग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के किया जाता है कि हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा नहीं चल रहा। ये क्या बोला गया यहाँ पे? एम प्लस एम इंटू जी, एम प्लस एम इंटू जी। यहाँ पे जो मैन जो फोर्स लगाएगा वो टेंशन के रूप में डेवलप होगा। तो हम पता है कि ऊपर जितना होता है उसका आधा के यहाँ पे आ जाता है। कल से यही बात ही चल रही है कि नीचे यहाँ पे टी और टी, तो ऊपर कितना, तो वहाँ 2t थी यहाँ पे, मतलब वहाँ जितना आएगा उसका आधा। तो यहाँ पे निकल गया, अभी यहाँ पे वैल्यू निकल गई तो इसका आधा कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो टी की वैल्यू मैन का इफर्ट कितना हो गया? कितना टंगा हुआ बताओगे? टंगा हुआ कितना है? लोड कितना टंगा हुआ? एम प्लस एम इंटू जी। अब मैन को लगाना कितना पड़ रहा है? एम प्लस एम इंटू जी बाई 2। एम इंटू एम प्लस जी बाई 2। फायदा है घाटा है? फायदा है ना। कम लगाना पड़ रहा है और लटका हुआ क्या है? तो बोले एडवांटेज है, इसमें एडवांटेज है। एम ए निकाल लेंगे सिस्टम का। एम ए कौन बताएगा? लोड 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 लोड। ये इफर्ट 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 दोनों को मार देंगे कितना? लोड बाई इफर्ट, दैट विल गिव यू 2। एम ए निकाल लिया। क्या क्या निकालना था? मैन कितना फोर्स लगा रहा है, एक तो वो निकालना था, दूसरा क्या निकालना था? तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना था, ठीक है। और तीसरा क्या निकालना था? मशीन ग्रेडिंग। तो मशीन ग्रेडिंग के लिए एफबीडी देख लेते हैं। लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है ये, फंडे पे तो क्वेश्चंस मिलेंगे। किसका? हाँ तो हमें पता नहीं कि अगर पुली का पता तो नीचे का पता कर लेंगे, नीचे का पता तो पुली का पता कर लेंगे। तो यहाँ पे किसका पता चल गया? सीलिंग का पता चल गया। पूरा का पूरा कहाँ से इक्विलिब्रियम में होल्ड किया हुआ। अरे जितना भी प्रेशर है तो कहाँ पड़ रहा है? जितना लटका हुआ। अगर सीलिंग नहीं रहेगा तो क्या करे? पूरा गिर जाएगा। तो पूरा का पूरा वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? अगर हमें इसमें टेंशन पता है तो जितना टेंशन इसमें होगा उसका डबल वहाँ पे होगा ना। हमें यहाँ पे उल्टा पता है,
हमें उस सीलिंग में पता है, तो उसका आधा कर देंगे यहाँ निकल जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा। ये अच्छा नियम है। बाकी और भी कुछ तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बट स्मूथ सॉल्यूशन यहाँ से आएगा। ऊपर से सोल्व कर रहे हैं, सीधा बोला इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो जो भी सिस्टम को वेट है कहाँ लग रहा होगा, सीलिंग में, तो सीलिंग में टेंशन पता चल गया, उसका आधा कहाँ हो जाता है, स्ट्रिंग में, तो आधा निकाल लिया। आधा जो लगाया वही क्या है, मैन का एफर्ट है, मैन जो टेंशन लगा रहा वही है वहाँ पे, तो मैन का एफर्ट लग गया, मैन का एफर्ट निकल गया, वेट भी निकल गया, लोड भी निकल गया, तो लोड एंड एफर्ट का रेशियो क्या निकल जाएगा, समझ आ गया लोगों को। तो एक तो लोड एम ए पूछे जाते हैं, दूसरा क्या पूछे जाते हैं, मैन ने तो स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाया। तो आगे देखेंगे मशीन की रीडिंग, ऊपर देगा लोग, मशीन की रीडिंग, मशीन की रीडिंग, मशीन की रीडिंग, ये कैपिटल में मशीन की रीडिंग देगा। मैन का एफबीडी, मैन का एफबीडी बना देता हूँ, मैन का एफबीडी बना देंगे, हमारा मशीन की रीडिंग निकल जाएगी। मैन किसको पकड़े हुए है, रोप को पकड़े हुए, टेंशन कहाँ लगेगा, मैन का वेट कहाँ लगेगा, और मशीन जो मैन पे लगाएगा ऊपर लगेगा। एनीथिंग एल्स, नॉर्मल ऊपर, मैन का अपना वेट नीचे, टेंशन ऊपर, मैन जो फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पे तो ऊपर लग रहा है। इसके अलावा कोई और फोर्स है तो बताएंगे। कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग पकड़े हो तो टेंशन फोर्स लगेगा, उसका अपना वेट लगेगा। और कोई फोर्स है क्या, तो क्या क्या हमें पता ऑलरेडी, ये टेंशन पता और EMG पता, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकाल लें यहाँ से, मशीन की रीडिंग निकल जाएगी। हाँ जी, N + T = mg, T की वैल्यू निकल चुका तो N की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक दो एग्जाम्पल इस पर हर एक किताब में है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्मॉल mg, ये स्मॉल mg है, स्मॉल mg - T, T की वैल्यू कितना निकाल रखा हमने, m + m × g/2। मैन मशीन को प्रेस करेगा, मशीन मैन को प्रेस करेगा, तो मैन का एफबीडी बना के हमारा काम हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जल्दी से एक वैल्यू दे दे रहा हूँ, किताबों में तो वैल्यू वाले कुछ सवाल है तो वो डाटा दे दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर निकाल लें, वेरीफाई कर लें अपना अपना, तीनों वैल्यूज निकालने हैं। ये दिया मैन का मास कितना दिया, 60 किलो का आदमी है और 30 किलो का बॉक्स है, 30 किलो का बॉक्स है। सब लोग अपने वैल्यू निकालें, मैन कितना एफर्ट लगा रहा है और MA कितना है और मशीन की रीडिंग कितनी आ रही है। अगर मैन का मास दिया हुआ 60 किलो, बॉक्स का मास 30 किलो, तो आपको बताना क्या क्या, तो वही तीन वैल्यूज बताना। MA 2 आ रहा, 3 आ रहा, 1 आ रहा, MA 2 ही आएगा। मैन रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैन रोप पे 450 न्यूटन, 45 G। फार्मूला नहीं लगाएंगे, सोल्व करेंगे, ये तो मैं समझा रहा था, काफ़ी लोगों को फार्मूला में चिपक गया। यहाँ से सोल्व करें, टोटल वेट कितना हो गया, 30 + 60 90 G हो गया। 90 का आधा कर लोगे, यहाँ पे कितना, 90 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 90 G एक्ट कर रहा है। यही मैं समझा रहा था कि आप ऐसे चलना शुरू करें। काफ़ी लोग कैपिटल M और स्मॉल m में फंस गए, वो गलत हो जाएगा, फिर वो फार्मूला आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पे 90 G स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन 90 G यहाँ पे, 45 G यहाँ आ गया।
तो मैन कितना लगा रहा है 45G, जबकि टंगा हुआ कितना 90G टंगा हुआ, 90G टंगा हुआ है, 90G लोड हो गया, लगाना कितना पड़ रहा है, तो एम ए निकल गया 2, एम ए की वैल्यू 2 हो गई। उसके अलावा जो मैन का जो टेंशन है तो कितना आ गया 45G। बाकी मशीन की रीडिंग किसने निकाल लिया, 150 मशीन की रीडिंग। तो मैन का FBD, 600 मैन का FBD, मैन का FBD में तो मैन दिखा लेंगे आप, मैन का FBD। तो मैन का अपना वेट कितना था 60, मैन ऊपर कितना है हमारा टेंशन 45G, 60G। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, मशीन कहाँ लगा रही होगी, ऊपर। तो डेट बी n + 45 = तो मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी 15G या 150 न्यूटन, जैसे दिखा दोगे। मशीन की रीडिंग ऐसी हो गई। ठीक है यहाँ तक। आप देखोगे सुनोगे, अगर स्टोरी को और बढ़ाना मे भी कहीं क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ तक तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्टली यहाँ तक ही आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ जगहों पे तो इसके आगे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो देख लोगे कुछ जगहों पे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए समझा दिया जा रहा है आपको। देख लेंगे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। 60 kg 30 kg का एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत है तो बता देगा। अभी तक क्या था सिस्टम हमारा, अभी तक सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अभी तक सिस्टम किस में हमारा है, इक्विलिब्रियम में है। ऊपर में 90G, मैन का एफर्ट 45G, मशीन ग्रीडिंग 15G, सब कुछ निकाल लिया। एम ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब आगे का क्या सिचुएशन आपको मन में आ रहा है, आदमी कितने किलो का था, आदमी के एक्चुअल मशीन कितना दिखाना चाहिए, मशीन एक्चुअल क्या दिखाता 60G, लेकिन इस कंडीशन में क्या दिखा रहा है 15G। मैन की क्या इच्छा जागृत होगी, अरे मैन अपना ही तो करेगा ना, मैं जितना कहूँ उतना तो दिखा दो तुम। मैन जितने का 60G का है, मशीन भी उतने का दिखा दे, इसकी उसकी इच्छा तो ये रहेगी ना। मैन 60 किलो का है ना, बॉक्स का जो है 30 किलो लिखा है। अब बोला जा रहा है मैन की इच्छा जागृत हुई कि कम से कम मैं जितने का हूँ उतना तो दिखा दो मशीन। ठीक है यहाँ तक। तो सवाल में लिखा रहेगा कि इफ मैन वांट्स टू सी हिज ओरिजिनल वेट इन द मशीन। समझ आई बात। तो मैन को क्या करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि मैन क्या करेगा, पुली पे फोर्स और मैन स्ट्रिंग पे फोर्स बढ़ाएगा, ज़्यादा तेज़ी से पुल करेगा, तो इंटायर सिस्टम क्या होगा, ऊपर एसिलेट करेगा, तो उसका रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज करेगी। समझ आई बात नहीं। तो कितना से एसिलेट करेगा, अगर एक्चुअल रीडिंग देखना चाहता है, एक्चुअल वेट को देखना चाहता है, तो कितना से एसिलेट करेगा, वो एसिलेशन निकाल लेंगे, फिर रीडिंग आ जाएगी हमारी। एक्चुअल रीडिंग बोल रहा है कि देखने की इच्छा क्या है, n = 60G। अपने रीडिंग देखना चाहता है तो क्वेश्चन में दिया हुआ मशीन कितना दिखाना चाहिए, वो चाहता है इतना मांग कर रहा मशीन से बोला तुम इतना दिखाओ। ठीक है यहाँ तक। ये सवाल में दिया हुआ, इसलिए बोला कि कितना से एसिलेट करना पड़ेगा सिस्टम को, इसके लिए सिस्टम का एसिलेशन निकालो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया अभी तक। अगला सवाल ये होता है, बता दिया ऑब्जेक्टिव में मोस्टली वही वैलिड है, बट कुछ जगहों पे किताबों में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। एक तो यही क्वेश्चन है कि एक्चुअल वेट देखने के लिए ऊपर जाना जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा, तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम लगाएगा छोड़ दिया तो क्या होगा, वेटलेसनेस का फेल होगा। अगर छोड़ देगा तो इंटायर सिस्टम फ्री फॉल कर जाएगा, तो मशीन क्या दिखाएगी, फिर 0 दिखाएगी। उसकी इच्छा क्या थी देखने की, ज़्यादा देखने की, तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर छोड़ देगा तो नहीं दिखाएगा ना, फिर
छोड़ देगा तो क्या दिखाएगा? वेटलेसनेस दिखाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेगा वो? फोर्स ज़्यादा लगाएगा, एफर्ट ज़्यादा बढ़ाएगा अपना, ताकि वो कितने से एक्सीलरेट करें? ए से। तो मैन भी ए से ऊपर जाएगा और बॉक्स भी क्या करेगा? ए से ऊपर जाएगा। मैन जो है रोप पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये रोप को बेसिकली नीचे खींचेगा। नीचे खींचेगा तो बॉक्स कहाँ जाएगा? और मैन भी कहाँ जाएगा? बॉक्स के साथ साथ। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? दोनों ए से जाएगा। दोनों कितने से जाएगा? समझ आ गई बात ये है? तो बस 2 इक्वेशन लिखेंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी। 2 इक्वेशन लिखेंगे, एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है इस पर? ये 60G दिया हुआ है। देखिएगा मैन का पहले खींचो या बॉक्स का खींचो? मैन का ये बेटी देख लेगा मैन कितना फोर्स लगा रहा है। मैन का रीडिंग कितना दिखाना है? 60G दिखा दिया, नॉर्मल ये दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया हमने 60G। मैन फोर्स लगा रहा है। मैन कितना से फोर्स बढ़ा दे तो मान लिया कितना है? एफ डैश है। कितना फोर्स लगा दिया? एफ डैश। नॉर्मल कितना जाना चाहिए? अब क्या कर रहा है मैन? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से। अब मैन का वेट किधर लग रहा होगा? कितना? समझ आई बात ये? इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? हाँ जी, एफ डैश जो है, हाँ जी, जो रोप पे टेंशन पे लगा रहा वो टेंशन है। इक्वेशन क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन 60 इंटू ए एफ डैश प्लस 60G माइनस एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई? एक इक्वेशन ये आ गया, एफ डैश की वैल्यू 60 है। जिनको दिक्कत है बता देगा। क्या दिक्कत है? क्या नहीं है? अरे मैन का वेट 60G नीचे लगेगा और मैन रोप को पकड़े हुए तो टेंशन लगेगा एफ डैश, और टेंशन को दिखाया एफ डैश, और एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। और जो मशीन कितना मारेगा उसको? 60G मारेगा, तो वही 60G दिखाया हुआ है। अरे तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगा ना, तभी तो ऐसा होगा। अरे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वही चिपका रहेगा, क्या चलेगा? अरे पिछले वाले में तो इक्विलिब्रियम में था ना, ये तो बोले वहाँ तक इक्विलिब्रियम था। अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, तभी क्या होगा? मशीन की रीडिंग ज़्यादा दिखाएगी, और अगर छोड़ देगा तो क्या होगा? कम दिखाएगा। समझ आई बात नहीं? अगर ये पूछता है कि वेटलेसनेस महसूस करना चाहता है तो क्या करता है वो? छोड़ देता, मतलब टेंशन कितना हो जाता है? अरे 0 हो जाता है। अरे छोड़ देगा तो लूज हो गया ना, टेंशन कितना रिकॉर्ड करेंगे? समझ नहीं आया अभी? टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 60 इंटू ए। अब किसका ए बी बनाऊंगा? बॉक्स का। एक इसका हो गया, एक बॉक्स का बना लें। बॉक्स पे ये बॉक्स इससे स्ट्रिंग से जुड़ा है, तो ये एफ डैश लगेगा। यहाँ भी बॉक्स पे भी एफ डैश लगेगा। बॉक्स भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। बॉक्स का वेट कितना लगेगा? 30G। और बॉक्स पे कोई फोर्स लगाएगा ना? मैन कांटेक्ट में है, तो मैन क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। कितना लगेगा वो? जिसको दिक्कत बता देगा। अरे मैन बॉक्स के अंदर ही है, तो मैन लगा रहा होगा ना। क्या लगा रहा होगा? वो लगाए या ना लगाए, कांटेक्ट में तो लग जाएगा। समझ आई बात? तो मैन के द्वारा बॉक्स पे नॉर्मल लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, बॉक्स का वेट लगेगा, और बॉक्स जो है तो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, टेंशन लगेगा, और इन सभी के कारण क्या कर रहा होगा वो? ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हो। तो क्या इक्वेशन बनेगा? राइट साइड मास इंटू एक्सेलरेशन 30 इंटू ए, राइट साइड में 30 इंटू, और क्या नहीं है ये तो बताओगे? अरे मैन रोप को पकड़ेगा तो जहाँ भी स्ट्रिंग रहेगा तो बताते हैं टेंशन लगाओगे। बताते जब भी सिस्टम है, जिस जो भी सिस्टम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो बताता स्ट्रिंग है जहाँ टेंशन है वहाँ। स्ट्रिंग है जहाँ आदमी किसको पकड़े हुए है, तो क्या लगेगा? क्या वो जो फोर्स लगा रहा हो किस फॉर्म में डेवलप होगा? टेंशन। हाँ और बोलो। और क्या मशीन पे खड़े रहेंगे तो लगा रहा है ना? हाँ 60G। हाँ
हाँ जी, सूडो फोर्स से सोल्व नहीं कर रहे, ग्राउंड से बोल रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों लोग ऊपर जा रहे हैं। सूडो फोर्स लगा के भी आ जाएगा, बट यहाँ पे किससे सोल्व कर रहे हैं? हाँ, पीछे वाले में भी तो वही क्वेश्चन है ना, तो हम ग्राउंड से बैठ के सोल्व कर रहे हैं। हाँ जी, ग्राउंड से सोल्व कर रहे हैं, सूडो फोर्स का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने। देखो सुनो ना, आदमी पकड़े हुए रोप को तो कहाँ टेंशन लग रहा होगा? ऊपर, आदमी का वेट 60 जी नीचे, मशीन नॉर्मल ऊपर, इन सभी के कारण क्या कर रहा हो? एसिलेट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में एसिलेट कर रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेट करता है, ग्राउंड फ्रेम में बैठ के सोल्व कर रहा है। एफ डैश प्लस नॉर्मल माइनस 60 जी इक्वल टू 60 इंटू ए। सूडो फोर्स नहीं लगा के काम कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से सोल्व कर रहे हैं। दोनों एक्सेलरेशन ए से किसके रिस्पेक्ट में जा रहा होगा? ग्राउंड फ्रेम से दोनों एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। सूडो फोर्स की कहानी पीछे छूट गई है। अब जो जैसे ही इसमें घुसे थे पहले एक केस इक्विलिब्रियम करा और दूसरा भी तो ये ग्राउंड फ्रेम में सोल्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ये ज़िंदगी में हर एक के साथ होता है कि जो चल रहा था उसी में घुसा रहता आदमी। जैसे आज की पूरी क्लास सूडो फोर्स पे थी ना, तो ये सूडो फोर्स में लगे हुए हैं अभी। यार जो सुबह से सूडो फोर्स चिल्ला रहा था, आज कभी सूडो फोर्स क्यों नहीं दिखा रहा है? इसमें सूडो फोर्स बता ही नहीं रहा है, ये ग्राउंड फ्रेम में सोल्व किया जा रहा है। हाँ, अब जो बॉक्स वाला बताओगे, बॉक्स पे स्ट्रिंग से बंधा टेंशन, बॉक्स का वेट 30 जी, बॉक्स पे जो डायरेक्ट फोर्स है उसको लगाएंगे। तो बॉक्स का डायरेक्ट फोर्स अपना वेट, अब बॉक्स पे कौन लगा रहा होगा? मैन लगा रहा होगा 60 जी, और इन सभी कारण बॉक्स क्या कर रहा है? तो अब क्या लिखोगे क्वेश्चन? आप क्या लिखेंगे? एफ डैश माइनस 60 जी माइनस एफ डैश के वैल्यू वहाँ से नीचे रख दो, ए निकल जाएगा। पहले क्या निकाल रहा था एफ डैश के वैल्यू? 60 है, तो कितना हो गया? 60 ए। एफ डैश की वैल्यू पिछले वाले इक्वेशन से ए की वैल्यू 3g आ गई, एक वैल्यू 3g आ रहा है, कुछ और आ रहा है? एक वैल्यू 3g आ जाएगी, सब कुछ निकल गया। एफ डैश की वैल्यू 60 इंटू ए। तो मैन कितना लगाएगा अपना एक्चुअल वेट लगाने के लिए? 180 जी लगाएगा तब अपना एक्चुअल वेट दिख जाएगा उसको। समझ नहीं आया? मैन वाला एफबीडी, जिनको दिक्कत होती है समझने में, दो लोग जिनको समझ में आता है दोनों साथ में बैठ के एक बार वो अपना इंटरचेंज कर लें। बातचीत का फ़ायदा क्या होता है? यही होता है, किसी को पैसे देना होता है तो पैसा एक ही आदमी देता है ना, दूसरा लेता है। जबकि बातचीत में क्या होता है? दोनों देते हैं, कुछ ना कुछ तुम दोगे तो वो भी देगा। समझ नहीं आया कुछ? तो ये बातचीत का फ़ायदा है, डबल एडवांटेज है। तो एक तो जाके डायग्राम घर पे फिर से बनाए, दिक्कत आती है तो आपस में बातचीत करें, क्यों लगाए ये? सूडो से भी हो जाएगा। चलें जो नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे। इसमें जो बेहतर सोल्यूशन एक देख लेंगे, एक अच्छा सोल्यूशन सुनेगा इधर, एक अच्छा सोल्यूशन देखेगा, दूसरा एक सोल्यूशन होता है वो देख लेगा। देखेंगे इधर, बातचीत नहीं करे लोग। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा कि जो बातचीत नहीं करेंगे, जो बातों को सुनोगे उनका नंबर स्मूथ आएंगे। जो बातचीत है बोलोगे कि ये तो इंडिया में नियम है कि जो चीज़ मना किया जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि बातचीत करो तब देखो चुप हो जाएंगे सब लोग। अब बोलूँगा नहीं करो तो करेंगे, लेकिन उससे हमें कोई लॉस नहीं है। आपको लॉस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सुनोगे मेरी बातों को तो आपको नंबर बढ़ेंगे, और आपस में बातचीत करोगे तो क्या होंगे? कम होंगे। समझ आई बात? तो हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम नंबर बढ़ाएं। तो सब लोग मतलब अगर डिसेंट लोग हैं, चाहते हैं कि हम अच्छा करें लाइफ में, तो यहाँ पे जो बातों को सिखाया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करें। देखें पहले एग्जाम्पल में क्या था, मैन कितना एफर्ट लगाया था? मैन का जो एफर्ट था टेंशन था, मैन का एफर्ट 45 जी,
और मशीन की रीडिंग कितनी थी? 15 जी। ठीक है, ये मैन की क्या इच्छा हुई? कि मैं 4 गुना बढ़ा दूं, तो इसको भी 4 गुना बढ़ा के आंसर निकाल सकते हो। इफर्ट भी क्या कर लेगा वो? 45 जी इंटू 4, तो हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। वो इक्वेशन से निकाले, यहाँ से निकाले, आंसर उतना ही आएगा। दोनों केस समझा दिया गया आपको, समझ आ गया को लोगों को? इक्विलिब्रियम के केस में इतना नॉर्मल था और उतना इफर्ट लगा रहा था वो चाहता है कि इतना मैं देखूं, तो ये 4 गुना बढ़ाना पड़ गया, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? तो 4 गुना पे मैग्नीफाई हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा।